नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श साइंस पर स्वागत करता हूं। हम अपने वीडियो में साइंस को कवर अप करते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड बुक को पढ़ते हैं तथा उसे समझते हैं और उसके समरी को देखते हैं। लक्ष्य हमने आपको बताया था, जो लक्ष्य हमारा है टारगेट बीपीएससी टीआरई 4.0। तो हम इसमें 9th क्लास के अध्यायवार समरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। कल के वीडियो में हमने अध्याय 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के पदार्थ के समरी को पढ़ा था और समझा था। आज के वीडियो में हम अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसको देखेंगे और समझेंगे। यह है हमारा अध्याय 2। तो चलिए अध्याय 2 पर सीधे पहुंचते हैं। तो देखिए मित्रों, यह है हमारा अध्याय 2, क्या हमारे पास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलिए इसके समरी को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी हर एक चैप्टर के लास्ट में समरी के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वन लाइनर बना के देती है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। तो ये है आपने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्नड, इट मीन्स समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ स्टार्ट टू रीड फ्रॉम हियर। यहाँ लिखा हुआ है मित्रों, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियां से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को ही हम विलय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। उसे हम निलंबन कहते हैं। जो अघुलनशील तथा आंखों से देखा जाने वाला जो पदार्थ है उसे हम निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या है? एक विसमांगी मिश्रण होता है, समांगी नहीं, विसमांगी मिश्रण। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ, नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक के होते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक से बने हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप हो सकता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। तो ये थे इसके पॉइंट्स। एक पॉइंट और बचा है लास्ट में, एंड व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। तो मैंने ये पूरा समरी आपको पढ़ के सुनाया, आशा करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे कि इस पाठ के अंदर में और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, उसे हम देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, एक डायग्राम, एक चार्ट यहाँ पर बना के दिया गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। सबसे ऊपर दिया गया है पदार्थ यानी मैटर। मैटर 3 प्रकार के होते हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको 2 भाग में बांटा है, एक शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर और एक मिश्रण यानी मिक्सचर। मिक्सचर में क्या लिखा है, कोई नियत संगठन इसका नहीं होता है। फिर शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया है, तत्व और यौगिक। तत्व में क्या कह रहा है, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकते। तत्व जो होते हैं वो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, मरकरी इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे तत्व हैं। उसके बाद यौगिक। यौगिक में कह रहा है नियत संगठन। इसमें नियत संगठन होता है रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कौन कौन सा, जल, जैसे जल हुआ, मीथेन हुआ, चीनी हुआ, नमक हुआ, ये सब क्या है, यौगिक है, इसका नियत संगठन होता है। इसी प्रकार मिक्सचर को 2 भागों में बांटा है, समांगी और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण समान संगठन होता है उसमें, और विसमांगी मिश्रण में असमान संगठन होता है। इसमें कोई नियत संगठन नहीं होता है, समान होता है और असमान होता है। इसका उदाहरण, समांगी मिश्रण का उदाहरण यहाँ दिया गया है, जल में चीनी का घुलना, जल में नमक का घुलना, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर का मिलना, जल तथा एल्कोहल इत्यादि। ये सब किस चीज़ के उदाहरण है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब असमान घटन में विसमांगी मिश्रण के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, बालू तथा नमक का मिश्रण, चीनी तथा नमक का मिश्रण, लकड़ी, रक्त, तेल में जल इत्यादि, ये सब क्या है, विसमांगी मिश्रण है। तो आशा करता हूँ कि इस डायग्राम को आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर बताया है। चलिए मिश्रण का जो पॉइंट दिया गया है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद जो यौगिक का पॉइंट दिया गया है उसे पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, मिश्रण का यहाँ पर डिटेल दिया गया है, मिश्रण किसे कहते हैं और यौगिक बताया गया है, और दोनों में क्या अंतर है वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व और यौगिक जो होते हैं वो केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है। उसके बाद यौगिक में क्या कह रहा है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, यानी
जो मिश्रण है वो नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं और यौगिक जो है वो नए मिश्रण का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है और नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। यौगिक जो होता है उसका संगठन सदैव अस्थायी होता है। उसके बाद इसमें मिश्रण में कह रहा है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण जो है उसमें उपस्थित घटक जो होते हैं उसके गुणधर्मों को, प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। और यहाँ क्या कह रहा है, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। नए पदार्थ जो यौगिक बनते हैं उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। उसका लास्ट पॉइंट कह रहा है घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटक जो होते हैं मिश्रण में उनको सुगमता से पृथक किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। पृथक दोनों किया सकता है, लेकिन इसको आसानी से किया जा सकता है सुगमता से, और इसको करने के लिए हमें वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रयोग लेना होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट मिश्रण और यौगिक का। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम खोजते हैं और उसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हाईलाइट करके भी दिया गया है, लिखा हुआ है इसे भी जाने, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। अभी तक जो हमें तत्व ज्ञात हुए हैं वो लगभग 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल हैं, और जबकि शेष जो है रिमाइंडर बचे हुए जो हैं बाकी, जैसे 100 में से 92 तो नेचुरल हो गया, बाकी जो 8 बचे हैं वो मानव निर्मित हैं, यानी मैन मेड है। तो आगे क्या लिखा है, ये अधिकतर तत्व जो होते हैं वो ठोस होते हैं, यानी एलिमेंट जो भी होंगे 100 वो अधिकतर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कुछ ही होते हैं जो वो लिक्विड होते हैं, वो एक्सेप्शन में आते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें होती हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। उसके बाद कह रहा है गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो ये था तत्वों के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए और जानकारी यहाँ पर खोजते हैं और फिर आपको भी बताते हैं। तो देखिए मित्र, यहाँ भी इसे भी जाने करके यहाँ पर दिया गया है पॉइंट। चलिए इसे पढ़ते हैं। यहाँ मिश्र धातुओं के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है, ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण होता है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मिश्र धातुएं यानी मिक्स्ड एलिमेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। यहीं से चैप्टर शुरू हुआ था। शुरू में चैप्टर का जो यहाँ भूमिका बना हुआ है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम कैसे पता करें जो बाजार से जो हम दूध, दही, घी, मक्खन ये सब लाते हैं ये वो शुद्ध है या नहीं है। यही इस पाठ का नाम भी है, जो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए यहाँ देखते हैं जो इसमें बताया है कि नहीं। यहाँ लिखा है क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? दिया ही होगा, बिल्कुल दिया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। क्योंकि उसमें बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण किया गया है, बहुत सारे मैटर उसमें मिले हुए हैं, इसलिए वो शुद्ध नहीं कहलाएंगे। सामान्यतः जो जनरल पर्सन होते हैं वो यही सोचते हैं जो उसमें मिलावट अगर नहीं है, कोई इधर उधर का चीज़ मिलावट नहीं है, तो उसे शुद्ध माना जाता है। आगे क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध जो है जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। सामान्यतः अगर दूध हमें शुद्ध मिला है, पानी नहीं उसमें मिला हुआ है, तो हम समझेंगे जो शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जो दूध जो है प्योर दूध भी जल, वसा, प्रोटीन इस सब चीज़ का मिश्रण है, तो वो शुद्ध कैसे हुआ। यह कहता है जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य, वैज्ञानिक का क्या तात्पर्य वो देखिए, कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए, तब उसे शुद्ध माना जाएगा। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अगर अलग अलग प्रकार के कणों से मिले हुए हैं, इट मीन्स दैट इज नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। उसका यहाँ कह रहा है जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर ही बने होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण, ये सब क्या है, अशुद्ध पदार्थ में ही आते हैं, क्योंकि इसमें 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व मिले हुए होते हैं। उसके बाद कह रहा है मिश्रण क्या है, चलिए इसे पढ़ते हैं। जो व्हाट इज मिश्रण। मिश्रण है जिसे पदार्थ कहा जाता है। मिश्रण मीन्स पदार्थ। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे हम मिश्रण कहेंगे। आगे क्या कह रहा है, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जल में खुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के भी लाक्षणिक गुण एक समान ही होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ का मिश्रण यानी मिला हुआ होता है।
तो इस तरह मित्रों हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता में क्या कर रहा है, क्रियाकलाप के बारे में जिक्र किया है, आप देख रहे होंगे। जैसे मैं पेज भी शिफ्ट करता हूँ, आपको विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप 1.1, 2.2, 1.2 ऐसा करके बहुत सारे क्रियाकलाप आपको एनसीईआरटी में देखने में मिलेंगे। लेकिन क्रियाकलाप से भी प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं बनते हैं, उसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं अपने घर पर बुक लेके, तो ऑफलाइन मार्केट से आप इसे खरीद सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। उसका प्राइस में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, 143 में ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन मार्केट से, ऑफलाइन मार्केट से। वहाँ से आप खरीद कर इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं एनसीईआरटी का समरी का सीरीज बना रहा हूँ, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते हैं वो मैं पढ़ के आप लोग को बताता हूँ। अब चलिए विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा, वो तो आपको पढ़ के देखना पड़ेगा। क्रियाकलाप 2.2 में क्या हुआ था, क्या देखा था, इसमें बता रहा है समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ है। एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंग के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ मिले हुए होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है, यानी कोमल है। तो क्रियाकलाप 2.2 यही क्रियाकलाप है। इसे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विलयन क्या है, विलयन किसे कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण ही होते हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक के बाद क्या लिखा है, एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है लास्ट में कुछ पॉइंट। इसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांट दिया जाता है। जो विलयन होते हैं उसी को दो भाग में बांट देते हैं, जिसे हम विलायक या विलेय कहते हैं। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। मतलब उसमें जो विलेय और विलायक मिला, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो हमारा विलायक कहलाएगा। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, जिसमें घुल जाता है, उसे हम विलेय कहते हैं। विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय। विलेय घुल जाता है और विलायक भी उसमें मिल जाता है। तो उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण में भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक है। जल ज़्यादा मात्रा में विलायक है, चीनी कम मात्रा में इसलिए विलेय है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसमें टिंचर आयोडीन का नमक से जाना होता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। तो विलेय और विलायक में आप यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो विलेय है और जल जो है वो विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन के बाद क्या लिखा है, नाइट्रोजन वायु के विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में ही उपलब्ध होती हैं। अब देखिए विलयन के गुण यहाँ पर बताया। विलयन के गुण में क्या बताया है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। ये हमारे विलयन के गुण हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाशीय किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने विलयन क्या है ये पढ़ा, मिश्र धातु क्या है ये पढ़ी, विलयन की सांद्रता क्या होती है इसको भी समझा और बहुत सारे चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। अब मित्रों 2 पॉइंट और पढ़कर हम इस पाठ के अंत करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। कोलाइड के गुणधर्म क्या होते हैं इसे पढ़ते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है उसे पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। यहाँ लिखा है यह एक विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाशीय किरण को फैलाते हैं तो इसके मार्ग में दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। छान के इसको पृथक नहीं किया जा सकता, असंभव है। किंतु एक विशेष विधि, अपकेंद्रीकरण विधि जिसे कहते हैं, उस विधि के द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है। क्रियाकलाप 2.5 में इसका डिटेल दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बना होता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था यानी स्ट्रेस्ड फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त
प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्प्लेसिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षेप प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अब मित्रों, सबसे अंत में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हुए इस अध्याय को अंतिम रूप देंगे और इस वीडियो को भी खत्म करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। एनसीईआरटी समरी इसमें पूरा कवर किया जाएगा हमारे आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बीच अंतर को जानें। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण इनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक या क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न के बाद भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में भी अंतर होता है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल और हवा दोनों का कार्य अलग अलग है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसको अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाते हैं तथा हम नया पदार्थ भी पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अब क्या लिखा है, मोमबत्ती की जो जलने की प्रक्रिया होती है वो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन उसमें सम्मिलित रहता है। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? जो मोमबत्ती जलता है तो उसमें कहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा और कहाँ पर भौतिक परिवर्तन होगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए तत्व के बारे में यहाँ पर दिया गया है और यौगिक के बारे में इधर दिया गया है। तो तत्व और यौगिक के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1794 ने इनका 1743 में जन्म हुआ था, 1794 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका कार्यकाल रहा, जीवित काल। सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से कोई, सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध्य होती हैं। इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रह जाता है और लेकिन धातु कहलाता है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातु जो होती हैं ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आघातवर्ध्य नहीं होती। ये हमारे अधातु के गुण थे। उसके बाद लिखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के ही उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु यानी मेटलाइड कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ये सब क्या है? हमारे उपधातु यानी मेटलॉइड है। उसके बाद यहाँ पर दिया है यौगिक किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जो कंपोजिट, व्हाट इज कंपोजिट। आगे लिखा है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? यहाँ लिखा है, बताया गया है, जो दोनों समूहों द्वारा प्राप्त समांगी के रंग और बनावट की तुलना करें। ये हमारा यहाँ से क्रियाकलाप शुरू हो जाता है। तो क्रियाकलाप हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने वाला जो चीज़ था वो हमने समझ लिया। जो तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक का परिभाषा फिर से देख लीजिए। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। डेट इज कॉल्ड कंपोजिट यानी यौगिक। तो मित्रों, आज हमने चैप्टर 2 इज मैटर प्योर, अराउंड अस मैटर प्योर हमने पढ़ लिया। क्या पदार्थ जो हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, उस चैप्टर को हमने खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 3 परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देखेंगे और समझेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और इसके समरी को भी समझेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में किया गया मेहनत अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।